प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। असल में इस वजह से मैं कल वो पैंतरा बदल गया था और उस सवाल के अंदर ज़बरदस्ती, हालांकि उस सवाल का डेटा भी एक दो जगह पे हमें सेट करना पड़ा, ऐसा नहीं था कि पीपीई का नोट बने, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना था, लेकिन दोनों ही बना दिया। अच्छा हो गया, अब वो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देख ली थी, अब पास पेपर तो इंशाल्लाह पीस ऑफ केक साबित हो गया। प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जीएल फॉर द ईयर 30 जून 22। कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट, टोटल आर नॉट। सुभान अल्लाह, मौजे लग गई कि नहीं? चलो 20 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? तो ये तकरीबन 16-17 से 20 नंबर तक का, 15 से 20 नंबर का सवाल ये आता है अपना, और हर जगह पे मैंने बताया था आलू घुसा तो अलग होता है। ठीक है, शुरू करते हैं काम। अब 2 नोट्स बनाने हैं, ठीक है, 2 अदद नोट्स बनाने हैं। वो मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू से पहले बना दिए थे ऑनलाइन वालों, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग की टाइमिंग थोड़ी सी कम रहे। तो यहाँ पे आप पॉज करेंगे और इसको बेशक बना लीजिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले इसलिए बनाया है कि इसका सब नोट मैंने सवाल को देखा था, कोई एक ही था तो वो यहाँ पे पूरा आ जाना है, वरना आप पहले पीपीई बिल्कुल बनाया, उसने पहले लिखा हुआ है तो, लेकिन मैंने ये एक सफ़े पे आ जाता है ना, आपके आधे सफ़े पे ये नोट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हुआ, भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। बल्कि पहले सवाल पढ़ते हैं फिर दोबारा फॉर्मेट देखते हैं, अभी पॉज ना करें, अभी सवाल पढ़ें, सवाल ज़रा क्विकली पढ़ते हैं, क्विकली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ न्यू कैश लिमिटेड, जीएल परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लैंड या बिल्डिंग प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल वाली, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए ये पीपीई है। तो हमने दोनों ही नोट बनाने, ठीक है। तो जीएल ने प्लांट परचेजा है 340 मिलियन का, यकम जनवरी 21 पर, 30 जून 22। अच्छा, तो ये 30 जून 21 भी गुजर गया इसकी जिंदगी का, फिर 30 जून 22 आ चुका है, यानी कि 1.5 साल पहले खरीदा था, ऐसा ही है। ओके, कितने गया ये? ऑन दैट डेट, यानी इस दिन, द प्लांट हैड अ लाइफ ऑफ 13 साल एंड 60 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, अदब के साथ, रिस्पेक्टफुली। अच्छा, द रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोस। पियानो, पियानो याद आया? पियानो, ये असल में सवाल मजे का, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है पियानो अप्लाई हो गया, तो पियानो वाला सवाल जब कराया था तो मैंने कहा था देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सूकी में भी वही है जो है वो कॉन्सेप्ट आया, और फिर आगे भी एक दफ़ा हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे फिर आया पड़ा। ठीक है, तो 30 जून यकम जनवरी 21 को खरीदा, 6 महीने बाद इसको रीवैल्यू किया, तो रीवैल्यू तो चलो हो ही रहा था, मुसीबत क्या पड़ गई? अच्छा, अब ये वाला 60 नहीं, ये वाला 54 इस्तेमाल हो, सादा बात, और तो कुछ नहीं, लाइफ तो वही रहनी है ना, लाइफ तो यकम जनवरी पे वही थी, वही रिमेनिंग लाइफ है, उसमें क्या चेंज करना है? ठीक है, क्या ख्याल है? एस्टीमेट चेंज हो गया, हो गया एस्टीमेट चेंज। किस दिन करोगे एस्टीमेट चेंज? नहीं, ईयर एंड पे नहीं, ईयर एंड पे नहीं, ईयर के स्टार्ट पे लेके जाओ, और ईयर के स्टार्ट पे तो ये है ही नहीं, तो जब इसको लेके आओगे यकम जनवरी 21 पर, तो लाइफ उस दिन 13 साल ही थी ना, इसलिए यहाँ पे कोई मसला नहीं है। एस्टीमेट जो सा चेंज हुआ वो कर तो दिया, डेप्रीसिएशन करते हैं यार, सवाल करते हैं, आगे चलें। 30 जून 22 पे भी यही काम हो रहा है, ठीक है, 30 जून 22 पे फिर रिवैल्यूएशन है और उस एस्टीमेट चेंज भी है, तो पियानो वाला सवाल अप्लाई होगा। पियानो में मुश्किल था, यहाँ आसान है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, कोई मसला। ये क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहीं पे है, वहीं पर ही पड़ा है, कोई ट्रांसफर शनासफर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो नहीं सकती है। आगे बढ़ो। अब वेयर हाउस, गोदाम, ओन्ड बाय जीएल वाज गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 22, हमारे साल में ये किराए पे दिया है। अब खरीदा कब था? प्रीवियसली वो, अच्छा, प्रीवियसली ये हमारे यूज में था, जीएल के यूज, जीएल के अपने यूज में था, ओनर ऑक्युपाइड। आईएएस 16 पीपी, तो ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर है आईएएस 16 से 40। तो जो आप पढ़ते हैं वही पर्चे में आता है, और पर्चा कहां से आता है? पढ़ के आए हैं आप और पर्चे का सवाल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं पर्चे में जाके क्या हो जाता है। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह, होमवर्क में सोल्यूशन का सहारा लेना। मुझे एक बच्चा कहने लगा सर मैं बहुत कोशिश करके पहले एक बार देखता हूँ, सवाल समझ ना आए तो मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ। मैंने कहा भाई तुम तो फेल हो जाना अगर तुम ऐसे चलते रहे। पिछले टाइम की बात है, फिर इस दफ़ा वो फेल हो गया, मैंने उसे मना किया था। फिर जिन बच्चों ने मना के बाद देखें सोल्यूशन आपके साथ नहीं जाता बेटा, तो बिल्कुल हराम करें सोल्यूशन पे, एक दफ़ा खुद पे हराम करें, एक दफ़ा पूरा सवाल करना है।
अच्छा, जब समझ नहीं आती ना तो कुछ भी करके आप एक बार पूरा करते हैं, उसमें आपका 70% से भी ज़्यादा सवाल सही होता है। ये पास होने वाले बच्चे की निशानी है। पर्चे में बेटा जो मर्जी, मैंने कहा 100 सवाल करके जाओगे पर्चे में तो 101वां आएगा। तो वो प्रैक्टिस कब करनी है? अनसीन की, यहीं पे ही करनी है। पेपर में पहली बार करोगे तो मारे जाओगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। बच्चों वाले सवाल अभी भी कर रहे होते हैं, ए कैपिटल लिखें, ए स्मॉल लिखें, छोड़ो इन बातों से, निकल आओ, इससे पास सेल नहीं करेगा। पूरा सवाल एक बार करना है पूरी ईमानदारी से। किस किस देखते हैं बच्चे, अभी से भी रुजू कर लें, आज से नियत कर लें। मैं अभी भी हाथ खड़े करवा रहा हूं, आप खुद देखेंगे कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन 19 किया और जहां पे थोड़ा सा फंसे सॉल्यूशन को देखा। साथ ही कंप्लीट करने से पहले ऊंचा हाथ खड़ा करें, अभी वक्त है, अभी तौबा की जा सकती है। हाथ खड़ा करें, शाबाश जी। अभी ये कुछ बच्चों ने माना है, अल्लाह इनको हिदायत दे, उन्हें पास करे, ये चीज़ छोड़ दें। बाकी जिन्होंने नहीं माना वो भी छोड़ दें, भाई मेहरबानी है आपकी, ठीक है। बिल्कुल एक बार पूरा सवाल कर दें, कुछ भी नहीं होगा, 1 घंटा और 2 सफ़े ज़ाया होंगे, बस 6 महीने बच जाएंगे। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको फिर टेस्ट में भी ऐसे ही अप्लाई करना है, तो तब आई कैप में जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सही है। मानने वाले पास हो जाते हैं, फिर वो पक्का ज़िंदगी का उसको हिस्सा बनाते हैं। इसीलिए तो FAR2 में रिजल्ट 40% से भी ऊपर चला जाता है। तो पहले जो मानने वाले होते हैं वो 25% होते हैं ना, थोड़ा कम होता है, तो वो फिर छांटी यहाँ पे ही हो जाती है, ठीक है। तो आप कौन से वाले हैं? मानने वाले, गुड, ठीक है जी। तो IAS 40 यहाँ पे अप्लाई होता है जी। ये एडजस्टमेंट मैंने पहले से ही लिख दिया था जब मैंने कहा था ये सवाल अभी नहीं कर सकते, देखो आप कर रहे हैं, वक्त आने पे सारे काम होते जाएंगे। अच्छा, तो IAS 16 से IAS 40 में आ रहा है। द वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 19, ये अब खरीदा था, कॉस्ट इसकी 200 थी, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट होता आ रहा था। अब जाहिर है हमने जब इसको ट्रांसफ़र करना है तो इसको फेयर वैल्यू पर ला के करना है, तो बुक वैल्यू निकलेगी तो फेयर वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस लॉस आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो सारी वर्किंग आपको आती है। फेयर वैल्यू वेरियस डेट पर, यकम जनवरी 21 पर फेयर वैल्यू ट्रांसफ़र के दिन वाली है, इस पर लाकर, इसको फेयर वैल्यू पर लाकर फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर 30 जून 22 की इसलिए दी हुई है कि चूंकि एंड में उसने बोला है, इधर देखो, कि फेयर वैल्यू मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है और कॉस्ट मॉडल यूज़ होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल PPE एक्सेप्ट, क्योंकि उस पर क्या लगता है, ये फ़र्क भी था ना। मैंने कहा था IAS 16 के अंदर, IAS 16 के अंदर नहीं चल रहा हूँ मैंने, लगता है IAS 16 के अंदर आपको क्लास बाय क्लास मॉडल अप्लाई करना है। किसी क्लास पे रिवर्जन कर लें, किसी पे कॉस्ट कर लें, मर्जी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज अ होल या फेयर वैल्यू मॉडल की या कॉस्ट, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फेयर वैल्यू मॉडल है और यहाँ पे PPE में सब पे कॉस्ट मॉडल है, लेकिन एक पे फेयर रिवैल्यूएशन मॉडल, और ये हो सकता था, ठीक है। चलें आगे, बिस्मिल्लाह, अभी भी लिख रहा है, देखा ना, नजर गई शरद नान के गिफ्ट पे, तो अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, नाशुक्री करते हो। अच्छा, उधर देख ले जी, मैक्सिमम, ये भी देखें, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बचना ही नहीं है भाई, जाग के देखना ज़रा, बड़ा ही अहम सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड्स मिक्स हो गए, मिक्स कौन से हुए वैसे, नहीं बस मिक्स हो गए। रेंटल्स अर्न फॉर द ईयर 30 जून 22 अमाउंटेड टू 10 मिलियन, आउट ऑफ विच 6 मिलियन इस, ये क्या है, बहरहाल देख लेंगे, लेकिन है क्या, ये करना क्या है इसका, ये सब नोट में लिखना है। ये जनरल डिस्क्लोजर है, जो सा मर्जी मॉडल हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर के अंदर हमने इसको लिखना है, गॉट इट। अच्छा, आगे कहता है पॉइंट 3 में, GL एक्वायर्ड, खरीदी है एक प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिमिलर शोरूम दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 900 ऑन यकम अक्टूबर 21, ये हमारे अपने इस साल में 30 जून 22 वाले साल में, ठीक है। 40% कॉस्ट जो है वो लैंड की वैल्यू है। अच्छा, अब देखो ये है क्या चीज़, ईच शोरूम कैन बी लीज्ड आउट, इसका मतलब सेपरेबल है, एंड हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अब 1 शोरूम अपने यूज़ में आ गया तो ये क्या है, अब PPE वाला है तो इसको डेप्रीशिएट भी करना है, डेप्रीशिएट करना है। वैसे पहली बात PPE है तो, क्योंकि इसने सिवाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाकी सबको किस पे रखने का कहा हुआ है, तो ये कॉस्ट मॉडल पे होगा, कॉस्ट मॉडल पे होगा तो हम इसको डेप्रीशिएट करेंगे, और डेप्रीशिएट करने के लिए ओनली बिल्डिंग पोर्शन, यानी मैं यूँ कर लेता हूँ 60% सिर्फ डेप्रीशिएट होगा, क्योंकि 40% क्या है, लैंड। ये तो बात हो गई उस एक शोरूम की जिस पे आपने खुद बैठ के शो मारनी है अपने यूज़ में, और जो 2 शोरूम आपने दूसरों को शो मारने के लिए दे देने हैं, वो 2 शोरूम
while other showrooms were held to be leased out. held to be leased out भी हो तो मैंने कहा था कि ये क्या है, याद है, ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली करा ली है किराए पे देने के लिए, या खाली करा ली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या अभी पता ही नहीं है कि क्या करना है, उसको भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते थे। ये तो उन्होंने रखी किस लिए हुई है। तो अब बताओ कौन सा सवाल अच्छा था, 19वां या ये? आपने तो 19वां किया है, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। चलें खैर, वो भी करना तो है ही, उसमें बस एक पॉइंट है वो बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ऑन 1 मार्च कहीं जाकर ये 1 अक्टूबर 21 को हमने लिए थे शोरूम, तो अपनी शो तो मारनी शुरू कर दी होगी इसी दिन से, लेकिन जो किराए के लिए खाली हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने खाली पड़े रहे। फिर दोनों शोरूम जो है वो किसी ने शो मारने के लिए ले लिए। मंथली रेंट है उसका 4। तो ये भी क्या है, सब नोट में आएगा, रेंटल आ गए ना। अब देखना है कितने रेंटल कमा लिया, तो अक्टूबर, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीनों का। चलें आगे। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय, अब ये वाले दो जो हैं पीपीई वाले, ये अदर शोरूम जो हैं ये किराए पर है ना, तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट। अब इनको आपने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि इनको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है तो इसको तो डेप्रीशिएट करना ही नहीं होता, ऐसे ही है। तो फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो फिर तो सुकून से इन दो के लिए आपको कितने गया, ये 3 मिलियन हर महीने में फेयर वैल्यू बढ़ रही है। तो हमने किस दिन ये प्रॉपर्टी ली थी, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे 9 महीने तक हर महीने 3-3 मिलियन, ये फेयर वैल्यू इन दो के ऊपर आ जाएगी। और इधर कोई फेयर वैल्यू वाला चक्कर नहीं है, ये तो कॉस्ट मॉडल। तो समझ आ रही है सब कुछ ही था इस सवाल में। कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर पीपीई एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस, ट्रांसफर वैल्यू एंट्री होती है। और फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर, इसीलिए तो अगर यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो फिर आपकी ट्रांसफर भी किस पर होगी, फेयर वैल्यू पर। सही है, चलें आगे। चल आगे क्या चलें, अब आप फॉर्मेट बना सकते हैं। अब मेरी नज़र में जो आ रही है बात वो ये है कि एक वेयर हाउस है जो IS 40 में आया है, और एक ये शोरूम 2 शोरूम हैं जो IS 40 में आए हैं, उसके अलावा कुछ। इसका मतलब 2 को कॉलम मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, और हैं दोनों ही कौन से मॉडल पर, फेयर वैल्यू मॉडल पर, और दोनों की फेयर वैल्यू डिटरमिन करके उसने दी हुई है। इसलिए छोटा नोट, ठीक है, छोटा वाला नोट, सिर्फ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला हिस्सा, और फेयर वैल्यू के ऊपर उसको लिख देंगे। तो इसलिए ये पहला नोट मैंने छोटा वाला बनाया। ये नोट्स, अच्छा नोट्स एक ही बार शुरू हो जाते हैं ना, तो ये GL नोट्स ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर द ये 30 जून 22, और ये नोट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 6 आ गया, अच्छा उसमें 5 लिख दिया, चलो 5 आ गया, खैर है, वो पहले होगा, मैंने वैसे जरा उसको अलग रखा क्योंकि मैंने आपको इससे अर्ज किया ना, ये नोट पूरा यहीं तक है बस, ठीक है। और इसके नीचे आपको सिर्फ 2 लाइनें चाहिए, 3 लाइनें लिखने के लिए, अंग्रेजी के रेंटल इनकम इतनी इतनी अर्न की थी आपने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये नोट बन गया आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब आते हैं पीपीई की तरफ। तो पीपीई में एक ये शो मारने वाला रूम आ गया, एक पहले से वेयर हाउस पहले साल में, इस साल में पहले था और फिर ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए ओपनिंग में तो आएगा ना। तो एक वेयर हाउस का खाना आ गया और एक खाना खराब आ गया, किसका, प्लांट का, जिसने रिवेरिएशन मॉडल पे भी आना है, ठीक है। तो इसलिए 3 कॉलम्स इसके लिए भी हमें चाहिए। तो मार्कर पसंद किए को मेरे लिए, मूवमेंट तभी होगे जब अपने लिए जो पसंद करो मेरे लिए वो करो। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने अब पूरा लिख लेना है, ठीक है बच्चों, उस्ताद जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब बताइए जी मुझे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है, वेयर हाउस है और टोटल नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउस आ जाएगा और शोरूम है, और कंपैरेटिव भी नहीं है। अब जाहिर है पहले ही उसने 2 नोट मांग लिए हैं, अब कंपैरेटिव भी मांगे तो फिर 30-35 नंबर का तो यही सवाल देना पड़ेगा उसको, फिर और कुछ ना टेस्ट करे, तो मुनासिब ही रखना पड़ता है उसको चीज़ों को बांट कर। और इधर शो मारने वाले रूम्स, शो रूम्स मिलियन में सारा डेटा, तो फिर हम पागल हैं कि हम फुल अमाउंट में लिखें, हम भी इसको, तो रुपीज इन मिलियंस, और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे आपके, ठीक है।
और बस नोट ख़त्म। कितना आसान नोट होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी, इतना भी आसान नहीं होना चाहिए था अकाउंटिंग को। अच्छा आप ये ना कहना सर ये आसान है ना, अभी क्लास में कर रहे हैं, तो भाई पास पेपर कर रहे हैं, कौन सा मेरी कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं आप? मेरी एग्जाम्पल तो कर ली थी आपने, उसमें तो सारा कुछ ही हमने कर लिया था, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। तो आप ICAP का सवाल है, अब इससे आगे मैं कहाँ जाऊँ? कोई और मार्कर यार, उन्हें कहो ज़रा मार्कर ताज़ा कर दें, मुझे पुराने हो गए। अच्छा जी, उसके बाद इधर PPE के अंदर 3 आइटम्स हमें नज़र आए हैं। वैसे आप ना एक आधी आपका जगह होती है, एक आधी लाइन की गुंजाइश छोड़ दिया करें, ठीक है? एक आधी लाइन की गुंजाइश इसलिए छोड़ दिया करें कि हो सकता है मेरे जैसे बंदे की कोताह नज़र से जैसे कोई चीज़ कभी नहीं गुजरती, तो ऐसे ही आपकी नज़र से भी नहीं गुजरी। अगर वैसे आपकी नज़र कोताह तो नहीं है, तो चलो बाद में निकल आए चीज़, तो थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, थोड़ी सी जगह गुंजाइश एंड में ना थोड़ी सी छोड़ दिया करें। अच्छा जी, कौन कौन सी चीज़ें हैं? पौधा, ये वाले 2 उठा के दें, ये वाले चले, बाकी भी दे दें, दे दें, सही है तो रहने दें। पौधा, उसके बाद वेयर हाउस है और शो मारने वाला रूम। प्लांट, वेयर हाउस और शो रूम है, इधर एक ही है और टोटल नहीं है, तो आपने थोड़ी थोड़ी जगह एंड पे छोड़ दी, ठीक है जी? ओके डन। चले जी, मेरा तो नोट हो गया जी पूरा। बस मुझे यही मुश्किल काम लगता है बेटा, एक बार ये हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं है, बस फिर तो वर्किंग करते जाना है। और आप लोगों को ये काम आसान लगता होगा क्योंकि आपकी लाइनें लगी होती हैं, है ना? तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी ये काम बस मुश्किल लगे, उसके बाद सवाल आपके लिए आसान हो जाए। तो नोट की प्रैक्टिस अभी जारी है, ये अभी जारी रहेगी। नोट तो कम से कम 2 से 3 मैंने अभी और बनाने हैं इसी क्लास के अंदर, आपके सामने, आपकी खिदमत में। चलें जी, ले जी शुरू करें काम, बिस्मिल्लाह करें। फिर किससे शुरू करना पसंद करेंगे? प्लांट से? हाँ, फेवरेट आपका है रिवैल्यूएशन। चलो, यहाँ पे सब नोट्स पूरे आ जाएंगे। प्लांट है, देखो ना, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, अच्छा वो तो एक का ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन एक वो रिवैल्यूएशन पे आ भी तो जाएगा ना, मुसीबत मारा वेयर हाउस, चाहे मूवमेंट है। देखो ओपनिंग में नहीं होगा सरप्लस वेयर हाउस का, अरोज तो होगा कि नहीं होगा, फिर ट्रांसफ़र होकर एसेट निकल जाएगा, तो वो कुछ ट्रांसफ़र नहीं आएगी उस सब नोट में, क्लोजिंग में पड़ा होगा, पर आना तो है ना। मेरे ख्याल में थोड़ी सी गुंजाइश और बना लेते हैं, बाकी चले गुजारा कर ही लेंगे हम। उम्मीद तो है कि ये यहाँ पर 2 को हम टैकल कर लें। अच्छा जी सुने, वर्किंग नंबर 1 करें। वर्किंग 1 प्लांट की है, वही आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग है। डेट, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग्स की हेडिंग दें, ऊपर वर्किंग की हेडिंग दें, यहाँ पे सब नोट्स चलेंगे। ओके, तो पहला सफ़ा आपका, ठीक है, आधा खाली होगा, इस पे उसके सब नोट्स आ जाएंगे। आइडियल होता भी ये साथ ही चल रहे हो। दूसरा सफ़ा PPE के मेन नोट के लिए, तीसरा सफ़ा PPE के सब नोट्स के लिए, चौथे सफ़े पे हेडिंग दें वर्किंग्स और वर्किंग नंबर 1 लिखें। डेट, डिस्क्रिप्शन, यार पहले से कोई लॉस तो नहीं ना पड़ा हुआ, पहला ही आई थिंक सरप्लस आ रहा है। वो 2 हैं, ओ लॉस को भी लेके चलना पड़ेगा। चले, प्लांट रिवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, गुजारा हो जाएगा। सही है, शुरू करें काम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत ताम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। 1 जनवरी 21 पे प्लांट आया, 30 जून 21 पर रिवैल्यू करना है, लेकिन उस दिन एक नवा चंद चढ़ चुका है, तो पहले वाले चंद को ही छोड़ दें। ये पहला चंद गया, नया चंद, ठीक है, एस्टीमेट चेंज हुआ है। एस्टीमेट क्या चेंज हुआ है? रेजिडुअल वैल्यू का नया एस्टीमेट सामने आ गया। लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। अगर वो यूं कहता यूज़फुल लाइफ 13 साल है, लेकिन यहाँ लिख देता कि नहीं जी नहीं, यूज़फुल लाइफ जो है वो अब रह गई है लेट्स से 11, तो फिर वो प्लस 6 महीने करके कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। बहरहाल छोड़ें, सिंपल को सिंपल ही रखें। 1 जुलाई 2000 कब खरीदा था? अच्छा, 1 जनवरी 2021 पे हमने इसको ख़रीदा था।
कॉस्ट कितनी है 340। थोड़ी थोड़ी देर में देखो ना, नकल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इधर हो ही जाए काम। अच्छा जी, तो पौधा आ गया जनाब हमारे पास, 340 का हमने पौधा लिया, 340 मिलियन का, मजाक नहीं कोई, पर नहीं सोने का पौधा सी। अच्छा जी, उसके बाद ये 30 जून 21 पर रीवैल्यू होना है, लेकिन पहले वहां पहुंचाएं तो सही। अब अगर ये ना करता शरारत तो हम क्या करते, 340 माइनस 60, क्योंकि चुप है ना तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। तो 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13। लेकिन 30 जून 21 में क्या कह रहा है, ओ रेजल वैल्यू का एस्टीमेट चेंज हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे, 60 को छोड़ देंगे, 54 सही वाला एस्टीमेट पता लग गया ना, वो उठाएंगे। तो 30 जून 2021 पर डेप्रीसिएशन होने लगी है। भाई एंड वालों बताओ जरा, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आखिरी रो इधर बेटा, इधर कोना, इधर से वो कोना बेटा, हाँ आप उधर से निकल के इधर आ जाए। और किसको नजर नहीं आ रहा, एनकल मामा रास्ता दे देंगे इनको बेटा, ठीक है। आप इधर 4th रो में आ जाए बेटा, 4th रो में जगह बना दें। अच्छा जी, आप लोग आप जरा पॉज करें यार, इन्होंने गुजरना है। अच्छा जी, तो 30 जून 21 पर डेप्रीशिएट करना है कॉस्ट माइनस 54 60, नहीं यही तो कह रहा हूं, नया एस्टीमेट चेंज हो गया, साल के एंड पे पता लग गया ना कि वो 60 नहीं 54 है, तो 54 यूज करो ना, फिर अंदाजा बदल गया, 100 बदल गया। लाइफ में कोई चेंज नहीं बताया उसने, लाइफ कितनी है 13। लेकिन इसको क्या करना है, 6/12 कर लेना, क्योंकि ये 6 महीने की डेप्शन है। थोड़ा सा और गुंजाइश निकल नहीं आई वैसे, आपस की बात है, प्लांट को और इधर ले आए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशियाँ चेक करो मेरी हैं। ये 340 में से माइनस क्या करें 11, बुक वैल्यू आ गई 329, ठीक है जी। अब इस दिन इसको क्या करना है हमने, अब जिन बच्चों ने मुझे उस वक्त जिद की है ना कि नहीं हमें 19 ही कराए, 17 नहीं कराना, वो ये ना करें सवाल, वो ना करें ये सवाल, वो समझे भी ना, आंखें बंद करके बैठे, कान भी बंद कर लपेट लें कान। अच्छा जी, 329 बुक वैल्यू है, और अब हमने, मुझे ये सवाल करता जा रहा हूँ तो अच्छा महसूस हो रहा है, वाह वाह शुक्र है ये किया। 30 जून 21 पर रिवैल्यूड अमाउंट है, ओह माय गॉड पहली बार ही क्या आ गया, तो क्या हुआ, हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, कई बार देखा, कई बार चमन उजड़ा। 30 जून 2021 पर एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड ए अमाउंट लिखे 304, और लॉस कितना आ गया, ये 25 का लॉस, सीधा नैरो नहर ठोकर पे जी 25। कोई मसला, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन को लॉस आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसके बाद कर ले वर्किंग पूरी, क्योंकि हमें तो नोट बनाना है 22 का ना, तो अभी तो ये हमारे साल के स्टार्ट में पहुंचा है नोट, वर्किंग हमारे साल के स्टार्ट में भी पहुंची है, ठीक है। अब 30 जून 22 पर फिर रीवैल्यू होना है, लेकिन मुसीबत क्या है, अगर ये ना होता तो 54 ही यूज करते। रीवैल्यूएशन के बाद हमने क्या लेना होता है, रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, डेप्रीशिएट हमने करना है, रीवैल्यूड अमाउंट को करना है, और करना किस पे है, रिमेनिंग लाइफ पे, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है 30 जून 21 पर। तो 1 जनवरी 21 पर आया था, 13 साल लाइफ थी, अगर 6 महीने गुजर गए तो 30 जून 21 पर क्या लाइफ है, 12.5 ही यूज करना है। अब हम यहां पर करते, बल्कि करेंगे 12.5, ये तो मसला नहीं है। अगर उसने ये शरारत ना की होती तो फिर वही 54, रेजल वैल्यू वही पुराने वाली रहती ना, लेकिन रेजल वैल्यू क्या हो गई, रिवाइज, तो ठीक है, बस दोनों चीजें इकट्ठी हो गई ना, कि डेप्शन को इसी दिन से शुरू करनी थी, और बुक वैल्यू भी क्या हो गई, रिवाइज हो गई, तो माइनस, यहां पे माइनस
यानी 60 कोई नहीं आया, पहले साल के एंड पे अंदाज़ा चेंज हो गया तो सही वाला ले लिया हमने, दूसरे साल के एंड पे फिर अंदाज़ा चेंज हो गया तो 54 को छोड़ा और सही वाला अंदाज़ा ले लिया, ठीक है। लेकिन ये पूरे साल की डेफिनेशन है बच्चों, ओके। और साथ ही ट्रांसफ़र भी करना है, मैं भी साथ ही जाना है, इसको भी साथ ही भेज दें। अब बेशक डेट लिख लें 30 जून 2022 जी, 21 + 2, तो ये कितना हो गया? और समझ तो आ रही है ना? ये काम तो तीसरी चौथी बार हो रहा है, अब अगर अभी भी ना आए समझ तो फिर मैं दीवारों में टक्करें मारने लग जाऊंगा, फिर तो आप लोग कहेंगे पागल हो गए जी। 283 और 23 नेगेटिव, ये जनाब आ गई बुक वैल्यू। और अब इसको रीवैल्यू कर सकते हैं आप, इजाज़त है? कर लूँ रीवैल्यू? तो रीवैल्यू करके किस पे ले जाओ? 315 पे। 30 जून 22 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखे, कितनी है जी? 315। सरप्लस कितना आ गया? 32 का। इसने पहले जाके इस लॉस का कड़ाका निकाला जो बचा हुआ था, बाकी 9 रुपये का सरप्लस आ गया जो कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और बस अब और कुछ नहीं करना, अब अगली डेप्शन तो अगले साल में होनी है, ठीक है। ये क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो बेटा किया हुआ काम है, आप देख लें पास पेपर कहाँ से बनता है, आपके सिलेबस में से ही बनता है। और जितने भी बच्चे मुझे मिले कभी भी, ये मेरा तजर्बा है, इस दफ़ा भी जो बच्चे मिले, कोई बच्चा ये कभी भी नहीं कहता आके कि जो पर्चे में था वो हमें आता नहीं था या वो हमें समझ नहीं आ रहा था। हर एक का यही जवाब था, पेपर में सर मैनेज नहीं हुआ, पेपर में मैनेज नहीं कर पाए, परेशान हो गए, अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ। सिर्फ वही मसला है, सिर्फ वही मसला है कि आपकी उंगली होती है सोल्यूशन पे, घर पे होमवर्क करते हुए थोड़ा सा दिमाग पर जहाँ पे फंस आया ना, सोचने की ज़रूरत पड़ी दिमाग को, यार गलत करूँगा, फिर सारा सवाल काट के नया करूँगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बस वहाँ से सोल्यूशन देखा, हाँ मैं सही सोच रहा था, चल पड़ा या मैं गलत सोच रहा था, अच्छा ये सोचना, चल वहाँ से आगे। तो उसका नुकसान यही होता है कि पेपर में नहीं होता, आता आपको सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा डाला, मैंने 1.5 घंटे का होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क हमेशा 1 घंटे में हो जाता है, वजह क्या है? वो हम देख कर लेते हैं ना। मैं तो उस हिसाब से 1.5 घंटा आपको कहा हुआ था कि पूरी ईमानदारी से एक बार आपने सवाल को करना है, पूरी ईमानदारी से, और नहीं देखना, समझो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई के पर्चे में बैठे, एक बार गलत सलत जैसा भी है कर दोगे ना, फिर देखो, चाहे देखने के बाद दोबारा ना भी सॉल्व करो ना, तब भी आपको फायदा ज़्यादा है, और कर लोगे तो सोने पे सुहागा है। दोबारा जब करोगे तो वो गलती आप रिमूव करके कर लो। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, फाइनल के अंदर कंसोलिडेशन के सवालों को उस्ताद जब क्लास में कराते थे, मैं घर आके वो छुपा देता था, उस सवाल को दोबारा करता था, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी, मैं कहता कोई गलती हुई है, फिर उस सवाल को साइड पे रख देता था, फिर दोबारा करता था, कभी कभी एक सवाल 4-4, 5-5 बार भी करता था, फिर कहीं जाके सही होता था, लेकिन देखता नहीं था, उससे फ़ायदा होता था मुझे। अब आप लोग क्या करते हैं, पर्चे में मुझे भी पर्चे में अनसीन सवाल आया था, लेकिन मुझे आदत थी इस चीज़ की, और मैं जिन बच्चों को समझाता हूँ जो इस पर चलते हैं उनको भी आदत होती है, आराम से पर्चा पास हो जाता है। कोई पर्चे में इंशाल्लाह ऐसी चीज़ होगी नहीं, छोड़ते ही नहीं हम कुछ कि आप ये कहेंगे जी ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये आती नहीं। मसला क्या है? पेपर को मैनेज करना, तो वो बेटा आपने खुद करना है, ठीक है ना। मैं हर एक के घर आके उसकी जगह पे होमवर्क तो नहीं ना कर सकता इस तरह से, वो हर एक ने खुद ही करना है, पर्चे में भी खुद ही जाना है, कब्र में भी अपनी अपनी जाना है। तो जनाब ये जनाब ख़त्म हो गया जनाब, ये ले जनाब, और ये तो पीपीई से पीपीई में ही रहा, कोई मसला ही नहीं है। अब ये मुफ्त के नंबर लें जी, ये नंबर लेके फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले 30 जून 22 पर ईयर एंड हो रहा है, तो शुरू कब हो रहा है? एक तो ये बड़ा मसला था। अच्छा, अब 30 जून 22 वाले नोट का ओपनिंग है 1 जुलाई 21 पर पड़ा हुआ, 1 जुलाई 21 पर मुझे ओपनिंग चाहिए, तो मैं 30 एक दिन पीछे आकर खड़ा हूँगा, 30 जून 21। अब ये मसला है ना थोड़ा जून वाले साल में, ठीक है। तो 30 जून 21 पर खड़े होकर क्लोजिंग निकालूंगा, वही मेरा 1 जुलाई 21 का ओपनिंग होगा, ठीक है। यही सिखाया हुआ है ना, बस दिसंबर वाला साल नहीं है तो डेथ पड़ गई इस बात से ही। अब 30 जून
21 पर खड़े होकर हमने सवाल से पूछा, एसिड से पूछा, प्लांट से पूछा, भाई प्लांट तुम 30 जून 21 या उससे पहले कभी, ये कान में उससे बात कर रहे हैं, इतनी ऊंची नहीं करनी, आहिस्ता करें। प्लांट क्या तुम 30 जून 21 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? मैं कहा हाँ। नहीं किसने बोला? नहीं किसने बोला? किसने बोला नहीं? हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं, मान ले, कुछ नहीं होता, मान तो लिया करें, ऐसा ना किया करें। तो इसीलिए मैं 30 जून 21 बोलता था आज भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो भाई प्लांट क्या तुम 30 जून 21 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? उसने कहा बिल्कुल हुआ हूं, 30 जून 21 पर ही रीवैल्यू हुआ था। तो हमने कहा इसका मतलब 30 जून 21 पर एसिड अकाउंट में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी जो कि 304। तो ये 30 जून 21 वाला क्लोजिंग 1 जुलाई 21 का ओपनिंग बन जाएगा। रुपीज इन मिलियन के लिए लिखना सी है। हाँ, ये अच्छे बच्चे जिन्होंने बोला हमने, वो तो असी भी तुसी है ना, फिर मिलजुल के लिख लेंगे। अच्छा 304 डन। कोई मसला, कोई नई चीज़ हो? पहले दिन से ऐसे ही चल रहे हैं, हर दफ़ा नोट ऐसे ही बनाते हैं। मसला अब है तो आप में, नोट ऐसे, मैं तो उसूल, मैं तो जुमला भी नहीं बदलता, और मैं क्या कर सकता हूँ? दीवारों में टकरे मार सकता हूँ, जंगलों में जा सकता हूँ, दोनों काम नहीं कर रहा। आपको समझ आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हो? जिसको समझना है उसको लगाऊं? नहीं यार, ये दिल में नहीं आती बात। चलो खैर, सोचा जा सकता है। एक सोटी रख दें इधर, वो चलेगा, दूर दूर से ना ऐसे डराए रखे बंदा। जी बेटा, उसके बाद अगर ये 30 जून 21 पे रीवैल्यू हुआ है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर 30 जून 21 से 30 जून 21 तक की एक्यूमुलेशन पड़ी होगी, ट्रांसफर होकर नील हो जाती है, तो जीरो, तो ओपनिंग भी जीरो। सो इजी इट इज। उसके बाद जनाब 22 का साल शुरू हुआ जाता है। ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, पहले क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये अभी छुपाया हुआ सारा कुछ, ठीक है ना? ओके। अच्छा, डेप्रीसिएशन कितनी है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा प्लीज वर्किंग का रेफरेंस दे लेना इसके ऊपर, प्लीज, क्या दे ही लेता हूं, ਤੁਹਾਡਾ की पता। नंबर 1, ओके। ऐसे छोटा सा 1 लिख दिया करें बस, ओके। पर्चे में ऐसे ही लिखना है। पर्चे के लिए मैं कोई मार्च के बाद क्लास नहीं शुरू करूंगा, कि पर्चे के लिए जो करना है वही सिखा रहा होता हूं इसमें, ठीक है ना। तो जो करना है पर्चे में वही सिखा रहा हूं, फॉर्मेट पर्चे में जो करना है वही सिखा रहा हूं, ये वर्किंग रेफरेंस पर्चे में यही करना है वही सिखा रहा हूं, कि पेपरों के बाद पर्चे वाली क्लासें पेपरों के बाद तो नहीं ना शुरू होनी। अच्छा, अब फिर क्या हुआ जी? 22 वाले साल में डेप्शन हुई, उसके बाद फिर ये एसिड क्या हो रहा है? डेप्शन तो हो गया, डेप्शन के बाद फिर क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन के दिन क्या करेंगे? पहले ट्रांसफर, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर के लिए अब देखो, मैंने नोट बनाते हुए क्या किया, सवाल में पढ़ा। जब मैं फॉर्मेट बना रहा था ना आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने सवाल सामने रखा हुआ था, मैंने उसमें पढ़ा कि ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, तो मैंने फिर पहले ट्रांसफर लिखा, फिर डेप्रिसिएशन, पहले डेप्शन लिखा, फिर ट्रांसफर। उससे फायदा हो गया ना, देखो, ठीक है। तो 22 की डेप्शन पड़ी हुई है, इसको ट्रांसफर कर लो, 21 कर लो, जितनी पड़ी है वही करोगे ना, और ये वाला ट्रांसफर है, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्रेडिट, डन जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए आपने एसिड वाले कॉलम को ही बस देखना है। 32 से एसिड बढ़ा, अब 9 वाला जो है वो इस कॉलम को देख रहे हैं। अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसको हिदायत दे। मैंने कहा था पीपी का मेन नोट बनाते हुए सिर्फ प्लांट वाले कॉलम को देखना, भूल जाया करो, हर बात जो कही हुई भूल जाया करो। बहुत अच्छे जी। 32 ना कोई एडिशन। अच्छा, डिस्पोजल लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया, चलो, ना कोई ट्रांसफर इन आउट इसमें हुआ है, ठीक है। तो ये जनाब क्या शो करेगा? 315। ये 315 ही शो करना चाहिए था, यही तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, सही जा रहे हैं हम, ठीक है। और डेप्रिसिएशन में क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों? ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस जीरो होता है उस साल में जिस साल में रीवैल्यूएशन हो, ओके। तो ये कितना हो गया जी? मॉडल बताओ, मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 22 वाले साल में 12.5 इस्तेमाल हुआ, तो 12.5। लो जी, कोई नई चीज, कोई एक ऐसी चीज जो नई लगी हो आपको इसमें? सारा कुछ तो पड़ा हुआ है बेटा।
तो प्लीज़ इसको समझें, पर्चा आपके पढ़े हुए में से बनता है, लेकिन आप अपने दिमाग को इस काबिल नहीं करते हैं कि वो उसमें थोड़ा जुमला आगे पीछे, रूटीन आगे पीछे करे तो चलना सीख रहा हो। तो ये हर रोज़ होमवर्क में सीखेगा, हर टेस्ट में सीखेगा, असेसमेंट, टर्म टेस्ट, मॉक में जब सीखेगा इंशाल्लाह, तो आई कैप में फिर मैं तो टेस्ट के अंदर फॉर्मेट भी वो, क्लास टेस्ट में भी मेरे टेस्ट का फॉर्मेट वो होता है जो आई कैप के पर्चे के अंदर जैसा फॉर्मेट है, ताकि बच्चे को उससे भी कोई नई चीज़ ना लगे, हाँ ये तो ऐसे रोज़ ही देखते थे, ये तो हर हफ्ते ही होता था। लेकिन आप लोग उसमें से किसी चीज़ को सीरियस लें तब ना। पार्ट 2 शुरू करें ना, फिर अगला काम करें जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब ये प्लांट ख़त्म, अब अगली चीज़ क्या है, ये देखो, ये पॉइंट 1 ओवर है, पॉइंट 1 इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अब रहती हो। अब पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। पॉइंट 2 क्या कहता है जी, एक वेयर हाउस था जो रिड्यूसिंग बैलेंस पर हम डेप्सिट कर रहे थे और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है IS40 में, ऐसे ही है। तो 1 जनवरी 22 तक पहले इस वेयर हाउस को ले आते हैं खुशबू लगा के, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तैयार है। वर्किंग नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, मुझे लगता है कुछ वर्किंग उधर लेके जानी पड़ेगी, चलो है वेयर हाउस। अच्छा, अब कॉस्ट मॉडल है, अगले कॉलम तो नहीं है, मजबूरी में लाएंगे 1 मिनट के लिए। ठीक है, शुरू करें काम। कब खरीदा था इस वेयर हाउस को, 1 जुलाई 19 पे, 200 मिलियन का 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो 1 जुलाई 19 पर इसकी कॉस्ट थी 200, और इसको शुरू कर दो अब डेप्रिसिएट करना। 30 जून 20 आया होगा इसकी ज़िंदगी में, डेप्रिसिएशन 200 का पूरा साल है ना, 180, ये 180 बुक वैल्यू है 30 जून 20 की। यकम जनवरी, अच्छा तो 30 जून 21 भी आने दो इसकी ज़िंदगी में, 30 जून 21 आने दो, 30 जून 21 आएगा, डेप्रिसिएशन 180 का 10%, 18, बुक वैल्यू 162। अब 30 जून 21 का मतलब पता ही है आपको, 1 जुलाई 21 भी होता है ना, और ये 1 जुलाई 21 ये है, और ये हमारा साल है जिसमें एन दरमियान में हमने क्या कर दिया इसको, 1 जनवरी 22, ये 1 जनवरी 22 को हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर इस दिन पहले लाकर इसको रीवैल्यू करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है। चलो जी, जगह ज़रा कम है, तो 31 दिसंबर लिख लो, 1 जनवरी लिख लो, चलो 1 जनवरी 22, डेप्रीसिएशन पहले निकालो जी, 162 का 10% इंटू जी कितना, 8, बुक वैल्यू 154। अब इस बुक वैल्यू को उठाकर, जगह ख़त्म हो गई मेरे पास, ले जाएं रीवैल्यूड अमाउंट पे, यकम जनवरी 22 पर उसने हमें बताया है इस वेयर हाउस की फेयर वैल्यू क्या है, 206, तो इसको उठाकर ले जाओ 206 पर। अच्छा, अब इसको ट्रांसफ़र करना मैं यहाँ नहीं दिखा सकूँगा, इजाज़त है, पता ही आपको यहाँ से माइनस हो जाना है, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 206 जी 50, अब ये 52 का सरप्लस है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और सही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। कोई मसला है इसमें तो बताएं। ये एग्जाम्पल नंबर शायद 4-5 थी, और फिर कल सवाल में भी यही काम किया था। कोई मसला है तो बताएं, अगर तंग हो रहे हैं तो मैं इधर से मिटा के उधर भी कर सकता हूँ वर्क, कोई मसला तो नहीं है ना। चलो अब इसको देख लें, ये हमारा वेयर हाउस है इन यूज़, यानी PPE है। तो इसका मतलब पहले तो हम 1 जुलाई 21 पर इसका ओपनिंग ढूंढेंगे,
जिसके लिए हम 30 जून 21 पर आके इसका क्लोजिंग निकालेंगे। ऐसे ही है। अब हम आए 30 जून 21 पर और वेयर हाउस से पूछा तुम कभी रीवैल्यू हुए हो? उसने कहा नो नो, मुझे क्या पता रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। तो हमने कहा इसका मतलब 30 जून 21 पर एसेट अकाउंट के अंदर 200 रुपये की कॉस्ट पड़ी होगी, जो 30 जून 21 पर 200 की क्लोजिंग कॉस्ट है, तो यकम जुलाई 21 पर यही ओपनिंग बन। फिर हमने कहा अगर तुम कभी भी रीवैल्यू नहीं हुए तो फिर एसेट अकाउंट एक्विजिशन अकाउंट के अंदर तो तुम्हारी डेट ऑफ परचेज से 30 जून 21 तक की डेप्रीसिएशन पड़ी होगी, जो कितनी है जी? इधर देखें कितनी है, तो डायरेक्ट लिख दूँ 38। ये 38 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 38। इसको वर्किंग 2 का रेफरेंस दें, वहाँ पे आप निकाल के दिखा दीजिएगा ना। ये तो मैंने तो ऐसे कर दिया ना, ऐसे ही कर देंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। 38 निकल तो आया। अब क्या करें जी? अब 6 महीने डेप्रीशिएट किया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, इस दिन रीवैल्यू करने का एक फायदा ये भी होता है ना, एक्यूमुलेशन निल हो जाती है और फिर वैल्यू पैसे डालते और फिर निकाल देते हैं यहाँ 0। ठीक है, अब ये हो गया डेप्रीशिएट। अब इसको क्या करना है? क्या कर रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू करने के लिए पहले ट्रांसफर कितना बनता है? 46। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे 52 का। डन हो गया। अब मुझे बताओ इसका टोटल क्या बनता है? 206। ये 206 ही तो है इस वक्त की फेयर वैल्यू, जिसको यहां से निकाल के कहां ले जाना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बात समझ आती है? ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बना लेंगे। वर्किंग 3 आपने ओपन कर लेनी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि वेयर हाउस है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पर है, ये वैसे ही वर्किंग करना जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो ये जो आपने यहाँ से क्रेडिट करना है, ये वैसे जगह खत्म हो गई है, समझ आ रही है सबको? यहाँ से हमने क्या किया? पीपीई क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, यकम जनवरी 22। तो ये काम मैंने वैसे ही कर दिया, वर्किंग की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो। अब ये यहाँ पर, ये तो लेजर में आपने दिखाया ना, वर्किंग्स में इसको यहाँ पे शो करो। 206 रुपये यहाँ से कर दो क्रेडिट और 206 रुपये यहाँ पे कर दो डेबिट। अब ये देखो, ट्रांसफर आउट और यहां पे ट्रांसफर इन। ये ओपनिंग में नहीं पढ़ा था, ये ओपनिंग में नहीं पढ़ा ना, तो बोलो। अब ये यहां से निकला तो ये क्लोजिंग में इधर नहीं पड़ा, लेकिन यहां पे आ गया, अब यहां पे क्लोजिंग में होगा। ओके डन? यहां तक कोई मसला? इधर देखो, ये सारा कुछ चीज का कड़ाका ही निकल गया बिल्कुल। ये लो, ये लो। अच्छा, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट मॉडल ही था इस बेचारे का। तो मेथड कौन सा था और रेट क्या था? ये आपने रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लिखना, वो तो हमने रीवैल्यू किया किस लिए? ट्रांसफर के लिए करके बस भेज दिया, अब नहीं बचा वो। ठीक है, कोई मसला यहां तक? चलो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अपने लो तो मैं साफ ही किया, लेकिन उल्टा गांधी मछली। जी बेटा, कोई सवाल है? बेटा जो सवाल है वो पूछें। वेयर हाउस तो बेटा यहां से बात शुरू हुई थी, ये देखें यहां से। जी बेटा 200, ये यकम जुलाई, ये नोट है 30 जून 22 का, यानी यकम जुलाई 21 में इसका ओपनिंग चाहिए। यकम जुलाई 21 का ओपनिंग मतलब 30 जून 21 का क्लोजिंग। हम 30 जून 21 के क्लोजिंग पर आकर खड़े हो गए और यहाँ पे पूछा एसेट भाई तुम कभी रीवैल्यू हुए हो? अब वेयर हाउस में तो रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं था, तो उसने कहा नहीं। हमने कहा इसका मतलब कॉस्ट पड़ी होगी, 30 जून 21 पर कॉस्ट पड़ी होगी, और सवाल में से जाके देखो कॉस्ट है कितनी? 200। तो ये 30 जून 21 का क्लोजिंग, यकम जुलाई 21 का ओपनिंग बन गया 200 कॉस्ट, और फिर डेट ऑफ परचेज से 30 जून 21 तक की डेप्रीसिएशन 20 और 18 38 बन गए। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक किया करें बेटा,
ये ना कहा करें कि वो बता दें, वो बात तो पता नहीं कब से बेचारा उस्ताद कर रहा होता है, उसका त्राह निकल जाता है। तो डोंट कट द त्राह ऑफ उस्ताद, ऑलवेज आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन so that the सांस remains in उस्ताद सीना, okay, and फेफड़ाज. Okay, now what is this? This is a investment property, and in investment property we are using fair value model. Therefore on 30 June 22 we will take our investment property to its fair value. कितनी है? तो ये 30 जून 22 पर कैरी डाउन 200, ये फेयर वैल्यू आ गई, और ये कितना है? 8 रुपए का फेयर वैल्यू गेन आ गया। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वर्किंग करनी नहीं चाहिए थी आपको, ये डायरेक्ट ही कर लिया करें। खैर चलें छोड़ें। इधर देखें जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी हो गई? 8, और क्लोजिंग में किस पे पहुंच गया? कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, ओपनिंग में था नहीं, ट्रांसफर इन हुआ, और ईयर एंड पे इसको क्या कर दिया हमने? फेयर वैल्यू पर उठाकर ले गए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करके इसको 214। मैथ मेजरमेंट बेसिस कौन सा मॉडल है जी? फेयर वैल्यू मॉडल, ऐसे लिख लिया करें आप, इधर भी फेयर वैल्यू मॉडल ही होना है। जी को मसला? अब बोलो, स्लोली दिल कर रहा है मेरा इस सवाल करने का, तेजी ना आ जाए कहीं, आपकी उल्टबाजी ना लग जाए, 4 टायर्स अपवर्ड्स ना हो जाए। जी बेटा, पॉइंट 2 इज डन एंड डस्टेड। पॉइंट 3, GL acquired a property comprising of 3 सिमिलर शो मारने वाले रूम्स। अब ये 3 सिमिलर शोरूम्स है ना, अगर आपको याद हो तो रीवैल्यूएशन के टॉपिक IS 16 के अंदर हमने 1-2 सवाल ऐसे किए थे। 10 बिल्डिंग्स आर परचेज इन सेम विसिनिटी, 5 बिल्डिंग्स आर परचेज इन सेम विसिनिटी। तो मैंने कहा था ये निशानी है अकल वालों के लिए कि अगर वो अलग अलग कॉस्ट ना बताए तो 10 की 500 है तो 1 की 50। ऐसे ही अगर उसने कहा 3 एक जैसे शोरूम है और उनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 900 है, तो सिमिलर शोरूम होने की वजह से अलग अलग उसने कुछ नहीं किया, तो फिर नॉर्मल असम्पशन क्या है? फिर अगर ये 3 900 के थे तो एक 300 का है। कोई मसला इसमें? कोई मसला? इसके अलावा अगर कुछ आप सजेस्ट कर सकते तो मुझे कर भी दे, कोई मसला नहीं है, हो भी यही सकता है ना। ठीक है, मैंने कहा सेम शोरूम्स हैं, टोटल कॉस्ट 900 है और कुछ नहीं बताया। अच्छा, वो खुद कह भी सकता था 3 एक जैसे शोरूम है, लेकिन शायद साइज डिफरेंट होता, तो वो कहता कि इनमें से शोरूम नंबर 1 जो है वो 400 कॉस्ट है, शोरूम नंबर 2 की 200 है और शोरूम नंबर 3 की फिर 400 है। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर तो अलग कर देता तो कर देता, नहीं किया तो नॉर्मल असम्पशन है, सिमिलर शोरूम है, 900 के 3 है तो एक है 300 के। अब 1 अक्टूबर पे आपने ये ले लिए हैं और एक शोरूम PPE में ले गए, पहले यही ना कर लें, ये आसान लग रहा है मुझे, क्या ख्याल है? अब बोलो, तो 3 शोरूम है, ओपनिंग में कोई भी नहीं था, ये एक की बात कर रहा हूं मैं, जो हमने एक इधर लेके आना है, ठीक है ना। एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल है कोई नहीं, ये मैं से क्रॉस लगा रहा हूं। ये पर्चे में ना लिखा करें, डिस्पोजल आप पर्चे में लिखे बगैर भी नोट बना सकते थे। अच्छा, ओपनिंग में कोई शोरूम नहीं था, इस पीरियड में 3 शोरूम खरीदे थे, पता नहीं जिस दिन खरीदे थे वो डेप्रिसिएशन के लिए देखेंगे। फिलहाल तो मुझे क्या चाहिए? एडिशन की एंट्री करनी है, तो शोरूम PPE के अंदर शोरूम PPE डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 300 से। तो एडिशन में क्या आ गया? 300। अब क्या इस पे कोई रीवैल्यूएशन मॉडल है? डिस्पोज हुआ, ये कोई रीवैल्यूएशन मॉडल है? कोई ट्रांसफर इन आउट है? नहीं। तो ये 300 का 300 ही है, बस अब इसको क्या करना है हमने? डेप्रीशिएट। ठीक है, तो ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था, यानी कि जब शोरूम नहीं था तो उसकी डेप्रीसिएशन भी कोई नहीं थी। अब ये मिटा दूं जरा, ये पता ही आपको, साल आपने लिख लिया होगा। ये छोटी सी वर्किंग मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ ना, काम चल जाए मेरा। नंबर 4, अब मैं शोरूम की डेप्रीसिएशन निकालने लगा। पहली बात, कॉस्ट कैसे निकली वो भी यही निकाल लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 300। ये अब आप रेफर कर सकते हैं ना कि ये 300 कहीं पे सवाल में तो गिवन था नहीं, और समझ आई बात की। अब इसी को आगे बढ़ा लें, इसकी कोई लाइफ शाइफ गिवन है? देखो देखो देखो,
कंप्राइजिंग टोटल कॉस्ट 900, 40% ईच शोरूम कैन बी सर्विस एंड यूजफुल लाइफ इज 15 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो कितनी लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स करेंगे आप, तो ये तो पूरे 1 साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। अच्छा, अब अगली बात बेटा, शोरूम किस दिन हमने खरीद लिए हैं? यकम, जो किराए वाले हैं वो जब किराए पे चढ़ेंगे तब से पहले भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको छोड़ो, फिलहाल मैं तो इसकी बात करूं जो यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, जीएल इज यूजिंग वन ऑफ इट्स शोरूम, तो नहीं बताया, वन ऑफ इट्स ओन, वन शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स, अपनी पे शो मारने के लिए रखी हुई है, तो ये तो उनका पीपी ही बन गया। अब किस दिन से यूज करने लग गए नहीं बताया हुआ, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है भाई, 1 अक्टूबर को खरीदे थे तो उस दिन से यूज करने लग गए। जीएल इज यूजिंग वन शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स, तो 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स देख लो कितने मॉन्थ्स बनते हैं। ये तो आ गई पूरे साल की डेप्रिसिएशन, इसको 9 हाँ आई एम सॉरी, एक मिनट ये ज़्यादा अच्छा हो गया ना ऐसे। 300 क्या है कॉस्ट, वो तो कट्ठी है ना, इसका करो 60%, आंसर इज 180। जी ये क्या किया जी, बच्चों ने मेरी सलाह कराई, क्या किया जी, वो उसने लिखा था कि 40% लैंड है, तो हमने डेप्रिसिएशन इस वक्त निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, बाकी 60% को डेप्रिसिएट करेंगे। 180 डिवाइड बाय 15 इंटू 9/12, आंसर इज 9। सही है, तो 9 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। उसी वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस दे दिया हमने, एक ही वर्किंग में काम चलाया। ऐ नहीं करना सी हूँ केड़ा को गे जिल जाने। ट्रांसफ़र कोई नहीं है, डिस्पोजल भी कोई नहीं है जी, तो 291 सही है। मॉडल कौन सा है, मेथड 15 साल। ले जी, पीपीई का नोट तो हो गया मुकम्मल, अब बस दूसरी तरफ ले जाएं, जो बकाया है उसको। इधर कोशिश करूं नंबर 5 वर्किंग करने की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो मारने वाले रूम्स भी फेयर वैल्यू पर होने हैं ना। अब इधर देखें, 1 अक्टूबर 22 को, ऐसा ही है नहीं 21 को, हाँ ठीक, तो 1 अक्टूबर 21 को आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट किया कितने से, इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें कैसे निकाला है ये, 900 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये मैंने 600 कैसे निकाला है, मेरे पास जगह नहीं है, वर्किंग करें ये, इसके आगे ब्रैकेट में कैश के नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख, यहाँ लिख देता हूँ फेयर वैल्यू गेन कहाँ लिखूँगा, तो 900/3 ये पर शोरूम आ गया इंटू 2, तो कितना बनता है, तो ये 600, ये 600 जो है, ये 600 मैंने यहाँ पे लगा, ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग आपने शो मार लेनी है इसकी, ओके, और सही है, एग्जामिनर को शो लाजमी मारनी है, वरना उसे क्या बता, ये 600 या 300 उसने कहीं पे सवाल में दिया नहीं था, 900 से आपने ये दोनों निकाले हैं, तो आपने बताना है, ओके डन। अच्छा, अब ये 600 पर पड़े हैं दोनों शोरूम्स, और वो कहता है हर साल नहीं हर महीना, वो कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। अब किराए पे चाहे वो 1 मार्च पे चढ़े हैं, खरीद तो हमने 1 अक्टूबर से ही लिए थे, तो 1 अक्टूबर से हर महीने उनकी ये वैल्यू बढ़ रही है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आगे 9 महीने हर शोरूम की 3-3 मिलियन बढ़ रही है, तो मतलब टोटल 6 बढ़ रही है, हर महीने 1 की 3, हर महीने 1 की 3, तो 2 की 6 इंटू कितने महीने गुजर गए 9, तो 9 इंटू 6 कितना बनता है, चेक कर लें, नहीं समझ आ रही, इधर देख, मैं बताता हूँ, देख, एक शोरूम के कितनी वैल्यू बढ़ती है पर मंथ, 3, और कितने महीने बढ़ती रही। अब ये किसकी है, एक शोरूम की फेयर वैल्यू का इंक्रीज, लेकिन हमारे हैं कितने, 2 शोरूम्स, ये फिर यूं लिखता हूं मैं, ये क्या है जी, ये क्या है, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, ठीक है, पर मंथ। अब और मैं क्या करूं,
पर मंथ, ये तो हो गया 1 महीने का इंक्रीज, इनटू कितने महीने गुजर गए, तो ये क्या आ गया हमारे पास। अब होर मैं की करा तुहानू दसो मैं तुहाडा नंबर ऑफ मंथ्स और उल है, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो भी आंसर आएगा ये तो एक शोरूम का है, ऐसा ही है। हमारे पास कितने शोरूम्स हैं, तो ये मैंने जो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑफ, तो जैसे मर्जी कर लें, मुझे आंसर चाहिए असल में 54। ओके, तो ये 54 क्या है, फेयर वैल्यू इंक्रीज। यानी आज पहली बार ऐसा हुआ कि उसने क्लोजिंग फेयर वैल्यू देने की बजाय, हमें आज तक क्या कर रहा था, क्लोजिंग फेयर वैल्यू देता था, हम ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से फेयर वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन आज उसने क्या कर दिया, आज उसने फेयर वैल्यू गेन दे दिया, तो क्लोजिंग हम बैलेंस नहीं निकालेंगे, मसला क्या है। तो यहां पे मैंने आकर लिखा फेयर वैल्यू गेन। ये फेयर वैल्यू गेन कैसे निकला जी, 3 मिलियन हर शॉप के गेन, हर मंथली गेन है, और 9 मंथ्स से हम इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं, तो हर महीने हर महीने 9 महीने तक क्या होता रहा, हर महीने 3-3 मिलियन इंक्रीज आता रहा एक शोरूम की वैल्यू में। कितने शोरूम्स हैं ये, 2, तो 54 इधर आ गया, और ये क्लोजिंग जो है ये बैलेंसिंग आपका 654 आ, ठीक है। तो यहां पर शोरूम कोई भी नहीं था ओपनिंग डेट पर, एडिशन हुआ कितना, अब ये 600 को भी आप वर्किंग नंबर 5 में रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर लिखा हुआ है ना कि मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखो 600 कैसे निकला है, 900/3 × 2, तो रेफर कर दिया आपने। उसके बाद कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई 50, वर्किंग 5 का रेफरेंस दें, ठीक है। ट्रांसफर आउट कोई नहीं हुआ, इन भी कोई नहीं हुआ, तो ये 654। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट खत्म है, बस नीचे सब नोट एक डालना रहेगी। अगर कहाँ लिखा हुआ है, मुझे पहले अगर दिखाओ, नहीं मुझे वो अगर यहाँ दिखाओगे फिर मैं जवाब दूंगा। तो वो जो शोरूम एक हमने लिया, नहीं नहीं बात सुनो ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर लेकिन ये कह रहा हूँ सर कि लेकिन अगर इसमें ये ना लिखा होता कि ये जो सिर्फ प्लांट को हमने ये कहना फेयर वैल्यू, तो उसको भी हम इसके वो कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ प्लांट को हमने नहीं करना बाकियों को भी करना है, नहीं ना लिखा हुआ। तो जब वो सवाल लेके आओगे तो मैं जवाब दूंगा। लेट्स सपोज चल यार अगर वाले फजूल सवाल होते हैं। देखो बेटा, अगर के सवाल के साथ सारा कुछ चेंज होता है। फरमाएं आप, क्या फरमा रहे हैं आप, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, फजूल में टाइम ज़ाया करें। हाँ सब्सिक्वेंट महीने में पीपी, तो अगर ये ना होता सर तो उसको भी इसी के साथ करते, पी के साथ ये इंक्रीज होता हर महीने, वो वाला शोरूम। वो फिर ये कहता कि शोरूम रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल में तो उसको फेयर वैल्यू पे लेके आना, ये रेंट पे एक ही दफ़ा लेकर आते हैं उस एक अकेले शोरूम को भी, ठीक है। अगर वाला सवाल ना किया करो, अब मैं तुम्हारी ना जान ले लेनी किसी दिन की अगर वाले सवाल की। अच्छा जी, मैंने कहा अगर ना बोलो, बोला नहीं जा रहा से अगर, तो लेकिन अगर कसम से जी बेटा, ये आखिरी वाला पॉइंट कर लो, फिर अगर मगर एंड पे किया करो जब सवाल पूरा हो जाया करे जी। अच्छा, अब सिर्फ क्या रह गया है, ये रेंटल बताने हैं और कितने के दूजे थे, कहाँ है वो, ये येलो से। चलो भाई येलो, हमने येलो नहीं करना आपको, हमने आपको फरोजी करना है जी। ऑन दिस मंथली रेंट इज 4 मिलियन। अच्छा अब इधर देखो, रेंटल, पहले इस मसले को हल करें। वो कहता है रेंटल अर्न्ड फॉर द ईयर 30 जून 22 अमाउंटेड टू 10, जिसमें से 6 अभी भी आया नहीं है, रिसीवेबल है। क्या करें भाईजान, इनकम का ताल्लुक कैश के आने से तो होता ही नहीं, ठीक है। यानी शायद ये एंट्री हुई होगी, कैश आ गया 4, रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल है 6, और इनकम कितनी है 10। तो हमें तो मसला इस इनकम से। आप लेजर इंशाल्लाह कल शुरू कर रहे हैं जो एक्रूअल, ठीक है, उसमें चलो वो कल ही करेंगे, बस ये समझ आ रहा है ना थोड़ा बहुत। तो आपने अर्न्ड को देखना है, कैश 1 रुपया भी ना आता, सारे का सारा रिसीवेबल होता है। अगर आपने अर्न कर लिया है, एक्रूअल का कॉन्सेप्ट जो ये कहता है
अगर आपने इनकम को अर्न कर लिया है तो फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लें। अर्न करने पर इनकम ने क्रेडिट होना है। कैश आ जाए तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश ना आए तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो एक तो ये 10 मिलियन आएगा, 6 नहीं आएगा। लेकिन वेयर हाउस पर ही नहीं ना रेंटल इनकम आई, एक और भी तो चीज़ थी, वो क्या है, कितने गया, ये 4 मिलियन है लेकिन मंथली है। अब ये कितने महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। ठीक है, लेकिन 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंटल ऑफ 4 मिलियन, यानी ये ईच नहीं है, कहीं पे ईच लिखा हुआ है। अच्छा, कोई छोटी जैसी गलती कर भी देता है पर्चे में, वो इसको ईच समझ के इसको पहले 8 करता है और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता है, तब भी कोई इतनी पनिश नहीं करनी चाहिए उसको। बहरहाल आधा नंबर फिर भी मिल जाएगा डिस्क्लोजर का, आधा शायद फिगर का गलत कर भी दे, शायद पूरा भी कर दे सही, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ईच नहीं लिखा हुआ। क्या कह रहा है, GL is using 1 showroom while others were held for to be leased out. On Yakam March, the 2 showrooms are given. The 2 showrooms were given on a monthly rent of 4 million. That's it. Full stop. कहीं each नहीं लिखा हुआ। ऊपर देखो, बल्कि नीचे देखो, fair value of each showroom is increasing by 3 million each month. अब ये क्लियरली लिखा हुआ उसने, हर शोरूम की हर महीने। यहां पे क्या कह रहा है, 2 showrooms are given on monthly rent of 4। इसका मतलब ये दोनों का किराया कितना है, और 4 × 4 कितना बनता है, 16। ठीक है, अब ये 16 और इधर से ये 10, ये आपने लिखना है सिर्फ इस तरह से, रेंटल इनकम अर्नड इन द ईयर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू 26 मिलियन। सब नोट, रेंटल कौन सा नोट है, 6 है, 6.1। इधर देखो, रेंटल इनकम अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब ये प्रॉपर्टीज जरा इधर उधर हो रहा है, प्रॉपर्टीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अमाउंटेड टू रुपीज कितने मिलियन, 26 मिलियन। अब ये कैसे बना है, ये छोटी सी वर्किंग कर दो, यूं कर दो, एक तो था 10 सीधा सीधा, और दूसरा आपने क्या किया, 4 × 4, बस ये शो कर दो, छोटी सी शो मार दो, ये सब नोट हो गया। पूरे सवाल में कहीं पे रीवैल्यूअर का कोई नाम शाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर मैं वो सब नोट में नहीं डाल रहा। अगर बहुत ज़बरदस्ती करनी हो तो मेरे ख्याल में ऐसे तो फिर आप हर चीज़ डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्ती करनी हो। नहीं रीवैल्यूअर का नाम दिया हो तो मैं भी नीचे नहीं लिख रहा। अगर खामखा लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, द वैल्यू फेयर वैल्यू वॉज डिटरमिन्ड बाय XYZ एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, बस ऐसे ही। ठीक है, अगर लिखना है तो, वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सवाल ख़त्म हो गया। हाँ, सब नोट्स रहते हैं अभी, कहाँ मुक्का किथे। चलो जी, पीपीई के तो सब नोट्स बनवाओ ना। द रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 30 जून 22। अब यहाँ पे चूंकि उसने लाजमी कहा था तो रीवैल्यूएशन हुई है तो साथ ये लिख दिया करो बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, बस नहीं भी लिखा हुआ XYZ खुद से कर दिया करो। तो ये जनाब नोट नंबर, रीवैल्यूएशन was, आगे लिख लें प्लीज, was performed on 30 जून 22 by XYZ and independent valuer, full stop। जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, जगह कम है, मैं नहीं लिख रहा। स्टूडेंट, दो बिल्डिंग्स का किराया 4 है ना, ये तो मैं क्वाली करके हटाऊं कि ईच नहीं लिखा हुआ। उसने कहा 2 शोरूम्स 4 मिलियन पर किराए पे दिए मंथली, और 4 महीने भी हैं। ठीक है, हुआ AU, ये क्या मतलब है, हमारा बैग है, हुआ AU, ये चाइनीज में क्या ओके, हो गया जी। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, अब सरप्लस ना 2 थे, एक प्लांट का था, दूसरा वेयर हाउस का। जरा वक्त कम, मुकाबला सख्त वाली बात तो नहीं है, लेकिन वक्त कम नहीं है, जगह कम है।
तो जगह कम, मुकाबला सख्त चल रहा है हमारा। बस सवाल सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने आ जाए, और कुछ नहीं। अब बस एक शायद वो सब नोट की वर्किंग करनी पड़े, वो हैड देयर मीन वाले जी। ओपनिंग अरोज, इथे केड़ा एडिशन, अरोज, एडजस्टेड, ट्रांसफर्ड, आपको पता है ना टू रिटेन अर्निंग है, बस आगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और क्लोजिंग। पहले प्लांट की बात करते हैं। अब देखो ये नोट है 30 जून 2022 का, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यकम जुलाई 21, एंडिंग है 30 जून 22। तो यकम जुलाई 21 की बजाय हम आएंगे 30 जून 21 पर। 30 जून 21 पर वर्किंग में आए और आकर पूछा सरप्लस का कोई बैलेंस पड़ा है, उसने कहा कोई ना, इस दिन तो लॉस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ओपनिंग में क्या लिखोगे, 0। फिर 22 वाले साल में सरप्लस अरोज हुआ, सिर्फ ये कॉलम देखते थे, याद है ये, तो 9 रुपए का सरप्लस अरोज हुआ, और चूंकि ये एंड था इसलिए कोई एडजस्टमेंट, तो लॉस तो आया नहीं, ठीक है, कोई ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो यही आपका क्लोजिंग है। वर्किंग से मैच भी कर रहा होगा। 20 नंबर है, मजाक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये वेयर हाउस मुआ भी आ गया यकम जुलाई 21 पर। तो कोई ये तो इसका तो मॉडल ही नहीं था रिवैल्यूएशन, ठीक है, लेकिन 22 वाले साल में इसको हमने रिवैल्यू किया, 52 का सरप्लस अरोज हुआ, और फिर ये ना एडजस्ट हुआ ना ट्रांसफर हुआ, ये अभी भी 52 पे ही पड़ा, ये तो बेचारा पड़ा ही रहेगा। ये तो अगले साल ट्रांसफर होगा इंक्रीमेंटल डेप्शन के नाम से, लेकिन ये 52 तब तक पड़ा रहेगा जब तक वेयर हाउस एक्चुअल में बिक नहीं जाता। ठीक है, और लास्ट है आपका फेवरेट, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, had there been no revaluation, book value of plant ना would have been, ये सिर्फ किसके लिए देना है सब नोट, रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए। वेयर हाउस में कोई रीवैल्यूएशन मॉडल है तो बस सिर्फ ये आपने नोट किसके लिए बनाना है, प्लांट के लिए। ठीक है, तो द प्लांट would have shown a book value of ₹-million, और उसके लिए अब वर्किंग नंबर 6 है, और उसकी जगह अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे करके कर देता हूँ वर्किंग। जी, वर्किंग नंबर कौन सी चलेगी जी बेटा, वेयर हाउस की। तो बेटा मैंने ये अर्ज़ किया कि इसमें मॉडल नहीं था ना रीवैल्यूएशन, तो मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि ये वाला एसेट कॉस्ट मॉडल वाला है। ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर है ना तीनों, ये तब हैं जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा हो। दिखाता हूँ, डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स, आइए 16 डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स पढ़ाया हुआ है आपको, स्टेटेड एट, जो नहीं पढ़ाया उसमें पेंडिंग लिखा हुआ है, ये पढ़ाए हुए थे। डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स सुन लें बेटा, जब किसी और का सवाल हो तो आपका भी होता है ना, फिर बाद में आपने दोबारा पूछ लेना। डिस्क्लोजर्स ऑफ एसेट्स स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, ये इनके लिए, सिर्फ इनके लिए जो एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पर हो। नहीं बेटा वो तो आ ही नहीं रही, कहाँ पे दिखाओ वेयर हाउस, कहाँ पे, नहीं कहाँ पे वेयर हाउस है, इधर है नहीं है ना, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन मॉडल वाला नहीं था कि रीवैल्यूड अमाउंट पड़ा होता, जिसको ट्रांसफर करने के लिए फेयर वैल्यू पे लाए थे, इसके पास मॉडल वही था, इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है। अब कॉस्ट मॉडल की तरफ आए तो कॉस्ट मॉडल के ये डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, इनमें ये उसी तरह के हैं जो मैंने उधर पढ़ा नहीं, ये कंट्रेक्चुअल कमिटमेंट, ये अब यहाँ पढ़ाऊंगा तो ईजी हो गया, बहरहाल ये पढ़ने अभी पेंडिंग है, लेकिन इनमें से कहीं पे वो नहीं है। ये 3 सब नोट्स किसके हैं, अगर
व्हेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, यानी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, अगर ये इस स्टैंडर्ड के अंदर रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल का यूज होना, तो फिर ये बताओ डेट, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर और मूवमेंट वगैरह, ठीक है जी। तो हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन पे हम पहुंचे हुए थे। बाकी आपका दिल करे तो आप बनाएं मुझे कोई मसला नहीं, बनाना नहीं है वैसे, ठीक है। हाँ, आपका दिल करे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का, यू आर मोस्ट 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 वेलकम। अगले सवाल का नंबर खा जाएंगे आप, टाइम खा जाते हैं ना आप। अगर एक सवाल में आप कुछ एक्स्ट्रा करें तो वो क्या कर रहे होते हैं आप, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ज़्यादा करने से, लेकिन अगले सवाल का नंबर आपके गए क्योंकि आपने वो टाइम खा लिया। एंड पे जाके जो पेपर रह जाएगा उस वजह से होगा जो आपने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। तो क्लियर करें इसको। ये 3 सब नोट्स किसके हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर पीपीई हो, वेयर हाउस इज नॉट एट रीवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल पर है, उसने स्पेसिफिकली बताया हुआ है, वो तो हम उसको फेयर वैल्यू पे ला के निकाल के ले गए, वो मॉडल थोड़ा था रीवैल्यूएशन वाला, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू देखनी है तो जाके देख लें, उस तरफ पड़ी हुई है फेयर वैल्यू, फिर टेंशन क्या। कहाँ सवाल और कितने रह गया, डिस्क्लोजर देखने चले गए सी, आ गया आ गया आ गया आ गया। लो जी, अब प्लांट में कौन सा मॉडल है। अच्छा देखो, अगर तो चुप चुप चुप, अगर तो चेंज इन एस्टीमेट ना हो रहा होता तो ये बड़ा आसान था। प्लांट कितने का खरीदा था, 340 का, उसमें से हम माइनस करते यकम जनवरी 21 से 30 जून 21 तक 6 महीने, 30 जून 22 तक 1.5 साल बन गया, 30 जून 22 तक बस 1.5 साल बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये काम इसलिए नहीं कर सकते कि एस्टीमेट चेंज भी आया था साथ। तो मैंने आपको कहा था अगर सवाल में सूकी लिमिटेड वाले में सब नोट ऐसे ही बनाया था, मैंने कहा था अगर चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है तो फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा, आपको डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी हैड देयर बीन नो रिवर्शन वाले सब नोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा था, वर्किंग 6 मारे तेरे बंदा, वर्किंग 6 कहाँ गई अब, इसको कह रहा हूँ, आप लोग क्यों डर रहे हैं, आप लोगों को मैंने कभी मारा है। वो भी किधर दूर ही चला गया। इतनी नाराजगी यार, हम तो सिर्फ डिस्क्लोजर देखने गए थे भाई, तो नाराज क्यों हो गए तुम, हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें क्या हो गए हैं, ऐसे नहीं करते होते, इधर रहो आप, ठीक है। अच्छा जी, ये वर्किंग 6 में किस लिए कर रहा हूँ जी, मैं निकालना चाह रहा हूँ वो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द बुक वैल्यू वुड हैव बीन, ठीक है ना। तो हैड देयर बीन वाला बुक वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी होती, अब बताओ जी कब खरीदा था इसको हमने, यकम जनवरी 21। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, कॉस्ट प्लांट कितने का था जी, 330 जून 21 आया, डेप्रीसिएशन करनी है 340 माइनस 54, क्या ख्याल है, ठीक है, यही की थी ना। हैड देयर भी नो रीवैल्यूएशन नहीं है, बाकी चेंज इन एस्टीमेट तो वही आना है ना, यही 54 यही 44 होना है, बस बीच में ये रीवैल्यूएशन वाला चक्कर खत्म करना है, ओके। तो डिवाइडेड बाय 13 साल है इनटू 6/12, आंसर इज 11। बुक वैल्यू कितनी आ गई, ज़रूरत तो नहीं है वैसे मुझे बुक वैल्यू की, लेकिन चलो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो फिर आगे कॉस्ट चलनी है, 340 ही चलना है जी। ओ नहीं, एस्टीमेट चेंज फिर हो गया, ओ अब कॉस्ट नहीं चलनी जी। अब बोलो जी क्या हुआ, अगले साल फिर एस्टीमेट चेंज हो गया, तो एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन। अब चूंकि 30 जून 21 का मतलब यकम जुलाई 21 भी होता है ना, और ये चाहे 30 जून 22 पे एस्टीमेट चेंज, हम जब इसको साल के पहले दिन लेकर जाएंगे तो अप्लाई तो यकम जुलाई 21 से ही होगा, ये सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 329, लेकिन माइनस क्या करेंगे इसमें से 44 डिवाइडेड बाय, अब कितनी लाइफ बाकी है, 6 महीने गुजर गए तो 12.5, सब सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या आया, अगर देखें तो सिर्फ ये फ़र्क आया है,
यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पर पुरानी वाली बुक वैल्यू को ही रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल अज्यूम करके चलते हैं ना हम। हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन वाले में, जी बोलें 23, 29 कौन बोला फिर, इतना फ़र्क तो नहीं ना हो सकता जी, बोलें 300 लें जी, ये आपका सब नोट बन गया। टाइम का भी कड़ाका निकल गया जी। मेरे बच्चों कैसा लगा ये सवाल आपको? अब वो सवाल में जो पॉइंट है वो भी करना है, और चलें फिलहाल तो ये वर्किंग 6 तो साथ मिल गई ना, इन वर्किंग्स के साथ ही आ गई, ठीक है। अब 306 क्या जी, इसको 22 कर दें, 30 जून 22 कर दें। मैं तो जा रहा हूँ, मैं लिखूँ ही ना कुछ। अच्छा ठीक है जी, सही है। अच्छा अब इसकी पूरी पिक्चर बना लें, और हाँ ठीक है, कुछ रह नहीं गया, बस ये वर्किंग ज़रा माजरत के साथ अब मेरे पास जगह बची नहीं थी, इसको गुजारा करें।